बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 34, थर्सडे, अप्रैल 2। सबसे पहली बात, आप में से जो लोग आज कॉलेज आए हैं, जिनकी पिछले 2 दिन से अटेंडेंस थी, उनके एडिशनल मार्क्स हैं और आज आप लोग अपनी अटेंडेंस चेक कर लीजिएगा। उसी के हिसाब से मैं आप लोग को थोड़े से इसमें इजाफी मार्क्स आई थिंक 1 या 0.5 अरेंज होंगे। मैं इसको देख के फॉर्मूला बना के दे दूंगा। ये अनवेटेड मार्क्स हैं। वेटेड मार्क्स और अनवेटेड मार्क्स के हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। और आज के इन मार्क्स की वजह यह है कि दो बच्चे 2 दिन से आ रहे हैं। एक तो ये होता है कि जब छुट्टियों के बाद आने का दिन आता है, पहला दिन आता है, तो तलबा ये सोचते हैं कि हमें आने की ज़रूरत क्या है, चंद दिन और वेट कर लें। और बारिश के दिनों में भी आए हैं, तो लिहाजा जाहिर सी बात है, ऐसे बच्चों को मैं समझता हूँ हमें रिवॉर्ड करना चाहिए। ओके। और उस रिवॉर्ड की मेंटेलिटी को जहन में रखते हुए इंशाल्लाह ताला आप लोग के मार्क्स हैं उन लोग के जो कल गुज़िश्ता रोज भी प्रेजेंट थे और आज के दिन भी प्रेजेंट है। अच्छा, आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब आप लोग कहेंगे सर कल हम बात कर रहे थे कंप्रेशन की, कल हम बात कर रहे थे इमेज टाइप्स की, आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं। देखो, ये सेमेस्टर हम सब के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। सबसे पहली बात, अमूमन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम ये कोर्स नहीं पढ़ाते थे। ये कोर्स हम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाते थे, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग के जो कोर्स की आउटलाइन है वो हमेशा से, अब की दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। आउटलाइन क्या है, उसकी क्या मामला है, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये भी एक आप लोग के साथ एक इशू चल रहा है। फिर इसी सेमेस्टर के अंदर आप लोग के पास एक रमज़ान, फिर रमज़ान के बाद पता चला क्लासेस सस्पेंड हो गई, और साथ ही साथ अब आप लोग के पास एक और इशू कि बारिश वगैरह की वजह से आप लोग की अटेंडेंस मुतासर हो रही है। आज इस क्लास के अंदर मैं असाइनमेंट को डिस्कस करना चाहता हूँ। एक ऐसा असाइनमेंट जिसपे मतलब यूँ समझ लें जिसमें आपके मार्क्स का वेटेज ज़्यादा है। लेकिन उस असाइनमेंट के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आप लोग से बात करूंगा क्रिएटिविटी के मुताबिक। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि आप में से कौन कौन से लोग अपने आप को क्रिएटिव समझते हैं, हैंड रेस करें। ओके। अगर मैं ये कहूं, आप लोगों ने अपने आसपास देख लिया कितने लोगों ने हैंड रेस किया। अगर मैं ये कहूं कि क्लास के अक्सर तलबा को ये हैंड रेस नहीं किया, तो ये मेरा जवाब सही है या गलत है? और आप में से जो लोग क्रिएटिव भी हैं वो किसी एक चीज़ में होंगे। कुछ चीज़ उनके जहन में होगी, कोई बात जहन में आती होगी। मुमकिन है मेहंदी का डिज़ाइन अच्छा लगा बना लेते हो, मुमकिन है वो कपड़ों के अंदर उनका ड्रेस का एक क्रिएटिविटी नज़र आती हो। लेकिन जब उन्हीं तलबा से हम कहते हैं कि क्लास के लिए आपने अपनी क्लास के लिए एक लेसन डिज़ाइन करना है, एक इन्फोग्राफिक बना के लेकर आना है, तो उनकी क्रिएटिविटी चली जाती है। अब फिर वो पूछते हैं सर आप तो बताएं सर कैसे बनाना है, सर आपने गाइड नहीं किया। ऐसा है या नहीं? ये इशू आता नहीं आता? जब आप लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो क्या आप लोग को याद है वो वक्त था कि जहां भी पेंसिल हाथ में आई, पेपर हाथ में आया, आपने ड्रॉ करना शुरू कर दिया और वालिदैन को कहना पड़ता था कि भाई दीवारें गंदी ना करो? याद है? और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी वो आपके वालिदैन आपसे छुपा के रखते थे, कैसे बचा के रखना। ये जो बच्ची है ना, जो डॉक्यूमेंट इसके हाथ में आती है, जो पेपर हाथ में आता है, उस पर पेंसिल से ड्रॉ करने लगती है, कागज को मोड़ तोड़ देती है। ऐसा है या नहीं? तो एक जमाना ऐसा था कि जो आपके पास कागज आ रहा है आप उस पर कुछ ना कुछ बना रहे हैं। दरख्त बना रहे हैं, आप जो है आसमान बना रहे हैं। और एक ज़माना ऐसा है कि इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा पेपर पे कुछ बनाओ, और आपका जवाब यह होगा सर क्या बनाए। पर पढ़ा नहीं पड़ा। घर में तकिए होते थे, सोफा सेट के जो आपके फॉर्म होता है, आप उससे क्या करते थे? घर बनाते थे। दो कुर्सी के ऊपर चादर डाल दी, बीच में आप लोगों ने अपना घर बना दिया, उस घर के अंदर आपकी दावतें भी हो रही हैं। ऐसा होता नहीं होता था? अब क्या हो गया? अब वो क्रिएटिविटी थी वो कहाँ चली गई? बात ये होती है कि जो स्कूल की लाइफ है यशरा, स्कूल की जो लाइफ है यार, लेक्चर में मुझे इतना इतना मुझे बुरा लगता है ना कि लेक्चर अच्छा खासा चल रहा होता है, मुझे बच्चों को पॉइंट आउट करना पड़ता है कि तवज्जो नहीं है तुम्हारी। हुआ कुछ यूं कि आप लोग स्कूल में एडमिशन हुआ, वहां पे आपको बताया गया कि जी ये काम करने का सही तरीका है, ये काम करने का गलत तरीका है। और होते होते आपके अंदर वो चीज खत्म हो गई कि जहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ करने के, अपने क्रिएटिविटी को बाहर लाने के बजाय आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगे। आप फॉलोअर बन गए कि जो जैसा कहा गया वैसे आपने काम करना है। आपके अंदर ये चीज पैदा हो गई और इसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी भी खत्म हो गई। इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल जो है वो आपके आज के इस दौर के सोशल मीडिया का भी है कि अब आपके पास जो सोशल मीडिया है, जो मोबाइल है, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? सुबह से उठ के सबसे पहले काम क्या होता है? नबी क्या काम होता है सबसे पहले सुबह उठ के?
क्या होता है? क्या कहती है, दोबारा जोर से बोलिए। ओके। रबिया ने कहा सबसे पहले मैं दांत ब्रश करती हूँ, मैं सबसे पहले अपनी आंखें खोलता हूँ। ओके। हम में से अक्सर लोग सुबह उठने के बाद, आंखें खोलने के बाद अगला काम क्या होता है? मोबाइल। और फिर हम उस पर ब्राउज करना शुरू करते, देखो तो क्या हुआ, और पता ही नहीं चलता कितने में 1 घंटा गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। हम में से बाज लोग की आदत बन चुकी है कि जब तक मोबाइल हाथ में ना हो तो आंख ही नहीं खुलती, सबसे पहला काम मोबाइल का। और बाज लोग की आदत सोने की भी हो गई है, एक अजीब सी चीज बन गई है, नींद भी अगर नहीं आ रही तो भी हाथ में मोबाइल, अगर उठना है तो भी हाथ में मोबाइल। लेकिन इस पूरे अमल के अंदर आपके अंदर एक सलाहियत खत्म हो गई। आपके अंदर अब जो चीज पैदा हो गई है वो ये कि आप जो है इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करने लगे। आप में से जैसे मसलन मसलन एक तरीका आपका ये है कि आप जो है घर में खाना मंगवाते रहते हैं, जो भी आपके पास सर्विसेज, आपने फोन किया या ये ला दो, बिरयानी ला दो, इसका मूड है, एक ऐसा है। और एक ऐसा माइंडसेट होता है, आदमी कहता है मैं खुद बनाऊंगा। दोनों माइंडसेट में फर्क है या नहीं? अगर किसी चीज का माइंडसेट ये बन जाए कि मैंने सिर्फ और सिर्फ खाना मंगवाना है, बनाना कुछ नहीं है, राइट, तो वो वाला माइंडसेट बेहतर है जो बनाने वाले का माइंडसेट बेहतर है? क्रिएटिविटी किसमें ज्यादा होगी? अच्छा, अब खाने की एग्जाम्पल से ये ना समझना कि आप लोग खवातीन है तो इसलिए मैं खाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप गौर करें ना तो आपका जो किचन होता है ना, वो फुल फैक्ट्री, आपकी पूरी की पूरी फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है? इन्वेंट्री होती है, सामान आया हुआ होता है, सामान का हिसाब रखना होता है। किचन में ऐसा होता नहीं होता? हिसाब रखना पड़ता ही नहीं रखता। जो चीज ज्यादा जरूरत है वो आगे होती है, जिस चीज की कभी कभार जरूरत पड़ती है वो पीछे होती है। ऐसा है कि नहीं? मैनेजमेंट नहीं होती वहां पे, तमाम चीजों को मैनेज करना। अगर आप गौर करो तो जितनी भी चीजें हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना, उस तमाम की तमाम चीजें आपके किचन में होती हैं। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप फीमेल हैं, खवातीन है, इसलिए मैं किचन की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा हरगिज नहीं है। पर्सपेक्टिव चेंज करो। याद है उस दिन मैंने एक बात की थी कि मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नहीं, वो सर्कल है। इसी तरीके से पर्सपेक्टिव चेंज करो। ये ना सोचो कि किचन जो है ना वो खाना बनाने की जगह है या खवातीन की जगह है। ये सोचो कि भाई ये मेरे पास एक ऐसी जगह है जहां पे मैं अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैनेजमेंट करना सीख सकती हूँ। तो हुआ क्या कि हमारे अंदर कंजम्पशन की सलाहियत पैदा ज्यादा हो गई और क्रिएटिविटी खत्म हो गई। अब अगर हम आपसे कहते हैं, मसलन आपसे कहें बेटा क्रिएटिविटी पैदा करनी है, कुछ एक्टिविटी बताओ, आप कहेंगे सर हम ना बच्चों से कह सकते हैं वीडियो बनाएं, जैसे हमने आपसे कहा। लेकिन अब आपके सामने आ रहे वीडियो बनाना आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? और अगर आपसे कहा जाए कि जी आपने बेटा आप यूट्यूब चैनल बनाना, उसको मेंटेन रखना है, अब क्या जहन में आएगा? यार कैमरा अच्छा होना चाहिए, यार माइक भी अच्छा होना चाहिए, यार लाइटनिंग सही नहीं आ रही, बैकग्राउंड मजे का नहीं आ रहा, राइट, ऐसा हो रहा नहीं हो रहा? और सबसे मुश्किल काम क्या? हम कैमरे में अच्छे भी नजर आए, ठीक है, जो आप सबके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक। अच्छा, अगर दूसरा तरीका आपने कहा पॉडकास्ट शुरू करना है, पॉडकास्ट नाम सुना है? अब पॉडकास्ट के लिए क्या करोगे? सबसे पहले जहन में क्या आएगा? या गैस भी तो बनाने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे गैस मिल जाए, अच्छे अच्छे मेहमान मिल जाए जो अच्छे टॉपिक से बात कर सके, या साउंड सिस्टम मेरे पास बड़ा अच्छा होना चाहिए, राइट, प्रोफेशनल सा लगे, या मेरे पास सवालात अच्छे होने चाहिए। तुम देख लो कि अगर तुम क्रिएटिविटी की तरफ जा भी रहे हो तो तुम्हारे लवाजमात में कितना इजाफा होता जा रहा है। और वो तकल्लुफात, वो लवाजमात ही इतने ज्यादा है कि तुम, हमारी क्रिएटिविटी शुरू होने से पहले ही मर जाती है। तुम पहले सोचते हो यार इतना सारा काम करने कौन कौन करेगा, जान छोड़ो यार, छोड़ो बस, सही ऐसी सही है, जिंदगी में ऐसी गुजारना है। ये प्रॉब्लम है या नहीं आती? अब मैं अगर आपको बताऊं कि आपके पास एक टूल मौजूद है जिसकी मदद से अपनी क्रिएटिविटी को आप लोग बेहतर कर सकते हैं, वो कौन सा टूल है? एआई? इसके अलावा कुछ और आपके पास मौजूद है? दिमाग? ओके, आपके पास मौजूद है बेटा, दिमाग कहां से हो गया? वो चीज जो आपके पास मौजूद है, दिमाग नहीं है, आपके सामने मौजूद है। पेन और पेपर। मोबाइल भी तो, मोबाइल कौन सा मोबाइल है? मोबाइल में स्क्रीन टूटी हुई है, मोबाइल सही नहीं है, मोबाइल में स्पेस खत्म हो गया, मसले है या नहीं? पेन पेपर में मसला आता है? पेन और पेपर, पेंसिल और पेपर एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही गोया के फ्री है, मुफ्त है, और इसके जरिए से अपनी क्रिएटिविटी को आप लोग निखार सकते हैं। अब आप कहेंगे कहाँ, तो हम एआई का दौर था, अब ये सर पेंसिल पेपर की बात कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है। पेन और पेपर जो है, ये कोई आप ये ना समझे कि आउटडेटेड टूल है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो सोच की फाउंडेशन है ना, वो ये पेन और पेपर है। इंसानी तहजीब के अंदर जो बड़े बड़े काम हुए ना, जिससे इंसान की तहजीब ने बहुत बड़ा लीप लिया है, तो मैंने अगर पहले भी शुरू की क्लासेस में बड़ी तफसील से बात की थी, सबसे बड़ा लीप ये था कि हम लोग एग्रीकल्चर की तरफ चले गए। दरिया के किनारे लोगों ने अपनी बस्तियां बनाने लगे, वहां पे अनाज उगाने लगे। उसका फायदा क्या हुआ कि लोग मिलके रहने लगे।
वहां पे फिर सिस्टम आने लगा, मिलके रह रहे हैं, सरबरा कौन होगा, सरबरा के लिए सिस्टम कौन सा बेहतर है, मैनेजमेंट कैसी होगी। अब की दफा तो अनाज अच्छा हो गया, लेकिन अगली दफा पता नहीं शायद कहत हो जाए, इसको स्टोर कैसे करना है। स्टोर किया था, किसी ने चोरी कर ली, चोरी को रोकने के लिए क्या चाहिए, पुलिस चाहिए, निगरान चाहिए। ये जितने भी सिस्टम आपको आज के दौर में नजर आ रहे हैं ना, पुलिस, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, रूलिंग सिस्टम, ये सब चीजों की बुनियाद कहाँ से पड़ी है, वो एग्रीकल्चर। कि जब लोगों ने एग्रीकल्चर की तरफ माइल हुए तो उनके अंदर ये तहजीब की बुनियाद पड़ी। इसी तरीके से एक और चीज जिसकी वजह से हमने बहुत बड़ा लीप लिया, वो है राइटिंग सिस्टम। जब राइटिंग इजाद हुई तो उसके बाद आपके अंदर, आपकी तहजीब के अंदर बहुत तेजी से तब्दीलियां आई। आप में से कौन कौन इल्लामा इकबाल के जमाने में जिंदा था? आयशा, आयशा मुस्कुराई तो मैं समझा वो कह रही मैं। लेकिन क्या आप लोग इल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? अगर ये तहरीर का फन ना होता तो इकबाल की शायरी आप लोगों तक पहुंच पाती? तो इससे अंदाजा लगाओ कि आप यूं टाइम मशीन का पता, टाइम मशीन होती है साइंस फिक्शन में, जिसमें हम बैठ के माजी में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं। अगर गौर करो तो ये जो तहरीर है, ये टाइम मशीन ही तो है। आज से कई हजार साल पहले अफलातून ने क्या कहा था, सुकरात ने क्या कहा था, आज वो तमाम चीजें हमारे पास मौजूद है, बाकायदा पढ़ाई जाती हैं, बाकायदा उस पर बहस होती है। वो तो कितने साल पहले मर गए, हमें तो ये भी कंफर्म नहीं पता उनकी शक्ल सूरत कैसी है, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन जो हम तक आ रही, कैसे आ रही है, बजरिया तहरीर। तो तहरीर आपकी सोच, आपकी थिंकिंग की फाउंडेशन है। आपको कोई मूवी बहुत अच्छी लगी, उस मूवी का आगाज कैसे हुआ था? तहरीर से, स्क्रिप्ट लिखा था। आपको जो है कुछ सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा लगा, जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बनाने वाले ने सबसे पहले किसी पेपर पे अपने आइडियाज लिखे थे। आपको कोई बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत लगी, बनाने वाले ने सबसे पहले उसका स्केच किसी पेपर में बनाया था। अब जो डिजिटल दुनिया है, इसके अंदर क्या है, डिजिटल दुनिया के अंदर आपके पास ये जो राइटिंग का जो हम क्रिएटिविटी के लिए कह रहे हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्लॉग को, BLOG। अब सवाल आता है, ये ब्लॉग का वर्ड आया कहां से, पहले इसको समझ लो। देखो, ब्लॉग का लफ्ज आया है दो वर्डों से मिलकर, एक है वेब, दूसरा लॉग, LOG, लॉग। वेब का मतलब क्या, इंटरनेट, वेबसाइट। लॉग का मतलब क्या, लॉग, LOG, लॉग कहां होता है, और कहां होता है? आप लोगों ने मसलन अपना कहीं पे देखा, लॉग बुक बनी हुई होती लोगों के पास। ओके, मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर आपकी इन्वेंट्री वगैरह होगी, अपने किचन में आप सामान लिख रहे हैं, मेरे पास कौन कौन सा सामान है, तो ये लॉग कहलाएगा, आपने लॉग मेंटेन कर रहे हैं। ठीक, अपनी डायरी लिख रहे हैं, आज हमने क्या किया, क्या किया, कॉलेज में क्या हुआ, ये भी आपकी डायरी, आपका जर्नल, ये लॉग भी कहलाता है, लॉग बुक, LOG, लॉग, लॉग बुक कहलाता है। ठीक है, तो वेब और लॉग, अब मिलके ये वर्ड क्या बन गया, ब्लॉग। ठीक है, WE हट गया और ये अभी आ गया, ब्लॉग बन गया। हुआ क्या कि जब नेट इस्तेमाल बनना शुरू हुआ, नेट लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो लोगों ने ये किया कि उस जमाने में, अब आज के दौर में जो चीज आप लोग को ऑब्वियस लगती है, जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमेशा ऐसा नहीं था। गाड़ी का ब्रेक कहाँ पर होता है, नीचे की तरफ होता है ना, हमेशा ऐसा नहीं था। ओके, अरीबा खड़े हो जाना, हमेशा ऐसा नहीं था, हमेशा ऐसा नहीं था। जब गाड़ी नई नई बन रही थी तो उस वक्त बहुत सारी बातें थी कि ब्रेक यहाँ पर हो, कहाँ पर हो, शुरू में ब्रेक साइड में होता था। ठीक, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिर में समझ में आया कि ब्रेक बनाने की सबसे अच्छी जगह क्या, नीचे। और अगर अब आपसे पूछना ब्रेक कहाँ होता है, आपने कहा नीचे होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। जब इंटरनेट का आगाज हुआ तो लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने रोजमर्रा के ब्लॉग्स को मेंटेन करने लगे, अपने रोजमर्रा के लॉग्स को लिखने लगे, अपनी डायरी को उस पर लिखने लगे, अपने रोजमर्रा के कामों को, आज ये हुआ, आज वो हुआ, ये हुआ। तो वहां से ट्रेंड चला वेब ब्लॉग का, वेब ब्लॉग का। और जब ये ट्रेंड आगे बढ़ गया तो लोगों ने वेब ब्लॉग की जगह क्या कहना शुरू कर दिया, ब्लॉग। अच्छा, फिर उसी के बाद इस बात का रुझान हुआ, लोगों ने कहा लिखने की क्या जरूरत है, वीडियो बना लो। तो वो क्या बन गया, वीडियो ब्लॉगिंग। और आज के दौर में हम क्या कहते हैं, वीलॉग। ये सब चीजों का आगाज कहां से हुआ, वेब ब्लॉग से। फूड ब्लॉगिंग होने लगी, आज मैंने ये पकाया, अब फूड ब्लॉग होने लगे, ट्रैवल ब्लॉग होने लगे, फोटो ब्लॉग होने लगे। लेकिन सबकी बुनियाद कहां से शुरू हुई, उन चंद इब्तदाई लोगों से जिन्होंने ये सोचा कि हम वेबसाइट के ऊपर अपनी रोजमर्रा की डायरी को लिखें। अब आप लोग ये ना सोचे कि हम लोग बात कर रहे हैं ब्लॉग, या ये कोई ब्लॉग बना रहे हैं। देखो, आप लोग ने किसी पेंटर वगैरह का नाम सुना है, सात खैन का नाम सुना है? सात खैन एक मशहूर आर्टिस्ट है,
किस किसने नाम सुना है? ओके गुड। और किसी आर्टिस्ट का नाम पता है आप लोग को? पिकासो? तो बोलो ना, बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? बस सारे ला रहे हो, बोलो सनोबर। और ये जितने भी फनकार होते हैं ना, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, निमरा, लेक्चर की ऐसी वैसी मत किया करो, सीधे होकर बैठो। ऐसा करो, बीच में आ जाओ, बिल्कुल बीच में आओ, सामने रहोगे मुझे तसल्ली रहेगी क्लास में मौजूद हो, ठीक है? तो अब टेढ़ा मत हो। तो जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी फनकार होते हैं, इतना तो आप सब मानते हैं कि क्रिएटिव है, राइट? उमामा क्या ख्याल है, क्रिएटिव है? इन सब के पास अपनी एक जगह होती है, उस जगह को ये लोग कहते हैं स्टूडियो। अब ये लफ्ज तो सुना होगा। स्टूडियो के अंदर ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मसलन डिफरेंट किस्म की पेंटिंग्स बनाई, अच्छी भी बनाई, बुरी भी बनाई, वक्त के साथ साथ उनके कामों में निखार आ जाता है। और जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको इस बात की टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती तो कोई हमारे इस काम का जायजा ले रहा है, कोई हमारे काम को जज कर रहा है, कोई हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है। उनकी मर्जी, उनकी अपनी जगह जो चाहे करें, राइट? और जब वो तैयार हो जाते हैं, जब वो समझते हैं कि उनका काम इतना बेहतरीन हो गया कि अब वो दुनिया को दिखा सकते हैं, तो अपने स्टूडियो के दरवाजे खोल देते हैं और उनका क्या होता है, एग्जीबिशन करते हैं, अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस क्लास को, इस असाइनमेंट को ये ना सोचें कि सर तलहा की क्लास है, सर तलहा ने नंबर देने इसलिए आप काम कर रहे हैं। आप ये सोचें कि आज की इस क्लास के अंदर हम डिजिटल क्रिएटिव स्टूडियो को सीख रहे हैं। हमारा अपना एक स्टूडियो डिजिटल है, जहां पे अपनी क्रिएटिविटी को हम परवान चढ़ा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के अंदर इजाफा कर सकते हैं। ये वो जगह जहां पे अपनी मर्जी से हम जो चाहे कर सकते हैं। हम अपनी वीडियो बना के डाल दें, हम अपनी इमेजेस डाल दें, तस्वीरें डाल दें, अपनी नज़में लिख दें, अपनी शायरी लिख दें, अपनी कहानियां लिख दें, जो हमारे दिल में आता है हम वहां पे लिख सकते हैं। हम एक ऐसी जगह जहां पे हम जो चाहे लिख सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें, और जब हम तैयार हो गए तो हम दुनिया को दिखा सकते हैं। एक ऐसा स्टूडियो जो आपका स्टूडियो भी है, लेकिन साथ ही साथ वहां पे अपना आप एग्जीबिशन भी कर सकें। आज की इस क्लास के अंदर हम जो काम करने जा रहे हैं वो यही कि हम अपना ब्लॉग बनाना सीख रहे हैं। देखो, मैं ये चाहता हूं कि मेरी क्लास के अंदर, बल्कि आपको असूलन तो हर क्लास के अंदर ये माइंडसेट होना चाहिए कि हम मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे, हम जो है अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम आगे अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने तलबा को ये चीजें सिखा सकें। अब तुम में से हर शख्स इस बात को मानेगा कि क्रिएटिविटी आज के दौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर शख्स इस बात को मानेगा कि यार आज के दौर में डिग्री से ज्यादा डी वैल्यू चीज कोई नहीं है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपसे चंद कदम के फासले पे हुसैनाबाद भी है, यहाँ पे अंचोली पे भी एक कॉलेज है, कराची यूनिवर्सिटी की भी स्टूडेंट्स है, इकरा यूनिवर्सिटी की भी स्टूडेंट्स है। डिग्री तो इतने सारे लोगों की होती है। जब आप एक जॉब के लिए इश्तेहार देते हैं एज एन एम्प्लॉयर कि जी मुझे अपने स्कूल के लिए टीचर चाहिए, पता चलता है कि सैकड़ों लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। आपकी अपने जिंदगी में कितने टीचर्स मिले कि हर टीचर बहुत अच्छा था? हमारे आज के इस दौर के अंदर सबसे मुश्किल काम यही हो गया कि हम अपनी सलाहियतों को कैसे बेहतर करें, हम दूसरों से कैसे मुमताज हों। और उन सब चीज़ों के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी क्रिएटिविटी का। मैं ये चाहता हूं कि आज इस क्लास को जब लेते हुए आप ये समझें, ये सोचें कि ये वो चीज़ हम सीख रहे हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी और अपने तलबा के अंदर क्रिएटिविटी को परवान चढ़ा सकेंगे। ऑनलाइन एक ऐसी चीज़ जो हमारी है, जो हमारा घर है, जहाँ पे हमारा मवाद मौजूद है। कल अगर हमसे कोई पूछे कि जी मिनहल कौन है, तो हम कहें मिनहल की वेबसाइट पे देख लेना, मिनहल की कौन कौन से काम किए, कहाँ मिलेंगे, मिनहल की वेबसाइट के ऊपर। ये बात आ रही है। एक ऐसी जगह जो आपकी शनाख्त है, जो आपको आपकी आइडेंटिटी को जाहिर कर रही है, जहाँ पे आपका अपना किया हुआ काम मौजूद है। आप में से हर शख्स का यूट्यूब अकाउंट है, यूट्यूब वीडियोस को लाइक्स किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन बात यह है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी वीडियोस मौजूद है। यार ये बात, आप में से बहुत सारी वेबसाइट दुनिया में इस वक्त लाखों खरबों वेबसाइट्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कितनी वेबसाइट्स आपकी अपनी है? कितनी ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपका कंटेंट आ रहा है? आपने इस क्लास को इस तरीके से सोचना है कि हम ऑनलाइन की दुनिया में, अब इस ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अपना एक स्टूडियो बना रहे हैं, जहां पे हमारी मर्जी, हम जो चाहे लिखें, और जिसके जरिए, जिस पर लिख के चीजें शेयर करके हम अपनी सलाहियतों को बेहतर कर सकें। और देखो, इस बात को जहन में रखना कि आपकी सलाहियतों में बेहतरी उस वक्त आती है जब कॉन्वर्सेशन हो रहा हो। मसलन आप में से बाज लोग ऐसे होंगे जो बड़े पढ़ाकू होंगे और उनके इम्तिहान में नंबर भी अच्छे आते होंगे,
लेकिन मैं ये बात आपको अभी से बता रहा हूँ कि पढ़ाकू बच्चे जब अमली ज़िंदगी में कदम रखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ पढ़ाकू हो जाना, सिर्फ चीज़ों को पढ़ लेना, याद कर लेना, इम्तिहान में नंबर लेकर आना काफ़ी नहीं होता। आपकी सलाहियतों में बेहतरी उस वक़्त आती है, जब आप दूसरों के साथ तबादला ख़्याल करते हैं, कन्वर्सेशन होता है। कुछ लोग आपकी बात से एग्री करेंगे, कुछ लोग आपकी बात से डिसएग्री करेंगे। जब ये चीज़ होती है ना कि आप दूसरों से सीख रहे होते हैं और दूसरों की अपने जो पुराने ख्यालात होते हैं उस पर लोग तनकीद कर रहे होते हैं, उन दोनों की मदद से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती है। कुछ आपने कहा, कुछ उसने कहा, कुछ उसने आपकी बात से एग्री किया, कुछ आपने एग्री किया, डिसएग्री किया, नतीजे में यहाँ पे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती है। हमेशा इस बात को जहन में रखना, और अभी से चाहो तो लिख भी लो। आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की लाइफ में जितने भी ऐसे तलबा हैं जो अलग थलग अपने बस पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप देख लेना उनके इम्तिहान में जितनी अच्छे नंबर क्यों नहीं आ जाए, हमेशा वो लाइफ के अंदर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, इवन पर्सनल लाइफ के अंदर भी हमेशा स्ट्रगल करेंगे। जब तक आप दूसरों के साथ जीना, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना नहीं सीखोगे, आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। यही वाली चीज आपकी वेबसाइट पे हो रही है। आपने बहुत अच्छा डिजाइन बनाया, मेहंदी का डिजाइन बहुत अच्छा बनाया, कपड़े का डिजाइन बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छी पेंटिंग की, बहुत अच्छी नज़म लिखी, बहुत अच्छी गजल लिख दी, लेकिन वो गजल कहाँ है, वो नज़म कहाँ है? आपकी नोटबुक पे। लेकिन जब उस नज़म को आप दुनिया के सामने लेकर आए, किसी ने कहा ये तो बड़ी बेकार है, किसी ने कहा ये तो बहुत अच्छी है, किसी ने कहा इसके अंदर तो फला वाला लुक आ रहा है, फला शायरी का मिजाज इसमें नजर आ रहा है, नतीजा क्या निकला? आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुई। अब आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम यही बात करेंगे ब्लॉग कैसे बनता है, कैसे बनाना है। और देखो, वक्त की कमी की वजह से मेरी भरपूर कोशिश होगी कि आज इस क्लास के अंदर मैं पूरा का पूरा ये काम कंप्लीट कर दूं। क्यों? ताकि तुम लोग के पास अभी जो 3 दिन मिल रहे हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, अगर अभी जो बारिश की पेशन गोई है वो कुछ यूं है कि शाम को ज्यादा तेज बारिश होगी, जो पेशन गोई है, कौन नोस कल क्लास में आप लोग आ भी सकोगे, नहीं आ सकोगे, देखते हैं। कल का भी बहरहाल आपको दिन मिल रहा है, आपके पास जुम्मे हफ्ते का भी दिन है, इतवार का भी दिन है। इन दिनों के अंदर अपने इस नए वाले असाइनमेंट पे काम करना शुरू कर दो। आप लोग का जो बाकी असाइनमेंट के बारे में बात में फिर आखिर में करता हूँ, ठीक? अच्छा, अब सवाल ये होता है कि सर अगर हमने ब्लॉग बनाना है तो हम ब्लॉग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और ब्लॉग को हम बनाएं तो कैसे बनाएं, और हमारे पास कौन कौन से उसके प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। देखो, नेट की इस दुनिया में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं पहला आदमी नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जरूरत को समझा और उन्होंने बहुत नए नए किस्म की उन्होंने प्लेटफॉर्म्स बनाए जहां पे लोग अपना ब्लॉग बना सकते हैं। ओके, अब हुआ कुछ यूं, एक मिनट अगर रुक जाए। हमारे पास ब्लॉग बनाने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। इसके अंदर मैंने जिस प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया है, ये वो है जो सबसे सिंपल और आसान हो। लेकिन आप ये ना समझे कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स नहीं, दूसरे भी बहुत सारे हैं। हमारा जो ब्लॉग का प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ब्लॉगर। देखो, ब्लॉग का लफ्ज तो याद रहेगा ना, BLOG, ब्लॉग, ऐसा ही है। आखिर में लगा दो ER, चलो ER ही लगा दो, वो खुद ही स्पेलिंग सही कर देगा। ब्लॉगर, BLOGGER, दैट्स इट, ठीक है। नबिया बगैर मोबाइल के आई हो। आपने blogger.com पे गए। क्या ब्लॉगर का लफ्ज बहुत मुश्किल है याद रखना? जॉगिंग करने वाले को क्या कहते हैं? जॉगर, राइट। ब्लॉगिंग करने वाले को क्या कहते हैं? आसान है। अच्छा, अब इसके अंदर अकाउंट, ये प्रोडक्ट जो है ये गूगल की प्रोडक्ट है। जीमेल किसकी है? गूगल वालों की है। यूट्यूब किसकी प्रोडक्ट है माहीन? माहीन, यूट्यूब किसकी प्रोडक्ट है? तो ब्लॉग जो है ये भी, या तुम लोग की तवज्जो किधर होती, क्या क्या नजर आ रहा है, क्या खूबसूरत सी चीज इसमें नजर आ रही है, मुझे बताओ। अपना मोबाइल भी नहीं है, डेटा पैकेज भी नहीं है। तो बहरहाल हमारे पास जो ब्लॉगर जो है ये गूगल की प्रोडक्ट है। इसमें यूट्यूब पे आप लोग ने अपनी वीडियो अगर अपलोड की हो या यूट्यूब पे लाइक किया, उसमें कौन सा अकाउंट चलता है आपका? गूगल का अकाउंट चलता है। उसी एक ही अकाउंट से आपका जीमेल भी चल रहा है, आपका यूट्यूब भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इसी तरीके से उसी एक अकाउंट से आपका ब्लॉगर का भी अकाउंट चल रहा है। आपने इस वेब पेज को खोला, आपके पास लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट योर ब्लॉग, आपने इस पर क्लिक किया। अच्छा, ये इतनी आसान वेबसाइट है, आप इसको मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। इसने कहा कि जी आपका ईमेल एड्रेस क्या है, अब यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है। आप लोग जब करेंगे तो वो आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा, जो भी है, जैसा भी है वो आपका आ जाएगा। आपने उस पर क्लिक किया,
वो आपसे कहेगा कि भाई अपना पासवर्ड दोबारा डालो, कंफर्म करना है कि तुम ही तो हो, कोई और तो नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब चूंकि आप लोग इतना कुछ यूआरएल के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको नजर आ रहा है कि इस पे क्या लिखा हुआ है, accounts.google.com। तो इसका डोमेन क्या है, google.com। ठीक है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, हमें नजर आ रहा है कि ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। इस पे हमने क्लिक किया तो हमें यहाँ पे शुरू में नजर आ भी रहा है, HTTPS लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, सिक्योर वेबसाइट है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि भाई ये हमारी वेबसाइट बिल्कुल दुरुस्त है और यहाँ पे हम लोग अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। ये google.com की है और HTTPS भी यूज हो रहा है, कोई फिशिंग नहीं हो रही यहाँ पे। हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला। अब आप यहाँ पे कौन सा पासवर्ड डालेंगे, जो आपका अपना पासवर्ड, आपके जीमेल का अपना पासवर्ड है। अब देखो, मैं पिछले साल के तजर्बे के बुनियाद पर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये नहीं कहना सर वो याद नहीं आ रहा हमने कौन से अकाउंट से बनाया था, सर वो मेरे पापा का भी अकाउंट था, मेरे भाई का भी अकाउंट था, मेरा अपना भी था, सर मुझे याद नहीं आ रहा। ये आपका काम है याद रखे भाई किस अकाउंट से बनाया था। ये आपका काम है कि अभी इस मौके पे अपना पर्सनल अकाउंट बनाए और वो आपका अपना पर्सनल अकाउंट हो। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कितने सालों बाद करेंगे। अच्छा, अब ये आपके पास एक बड़ा सा नोटिस बना हुआ आ रहा है, आप उस नोटिस को समझना चाहते हैं, आप इसको कॉपी पेस्ट करें और आप जाके अपनी इस एआई से पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या है। मैं इसको फिलहाल क्रॉस कर रहा हूँ। इससे पूछा आपके ब्लॉग का टाइटल क्या होगा, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। जैसे आपसे कहा जाए आपकी शॉप का नाम क्या होगा, आपकी मर्जी, जो चाहे उसका नाम रखें। ठीक, मैं अपनी ब्लॉग का टाइटल रख रहा हूँ और अब मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग क्रिएटिव सा नाम लेकर आएंगे, तो अच्छा सा खूबसूरत सा नाम लेकर आएंगे जो आपको जाहिर कर रहा हो। मैं इसका नाम लिख रहा हूँ सो तलहा सेज। उर्दू में इसका तर्जुमा होगा तलहा की बातें। आगे आपकी मर्जी, अब इसको कॉपी नहीं करना, अपनी मर्जी का बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट। हमने लिख दिया, उसमें अपना टाइटल डाल दिया। अब उसने कहा एड्रेस बताओ। जिस तरह से जीमेल में, ईमेल पर जब अकाउंट बनाते हैं तो पूछते हैं ना कि ईमेल का कोई यूनिक नाम हो, तो यहाँ पे भी यही कह रहा है क्या ईमेल एड्रेस, अपना ब्लॉग का ऐसा टाइटल बताओ जो कि यूनिक हो। मैंने लिखा तलहा, जैसे ईमेल में क्या होता है तलहा@gmail.com, वो कहता है तलहा तो है ही नहीं, बहुत बहुत पहले निकल गया। अब मैंने लिखा तलहा.blogspot.com, ये खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है, blogspot.com खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है। उसने कहा तलहा तो हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे कुछ कोई और लिखना है। अब आप लोग भी कुछ अपनी मर्जी से कुछ लिखेंगे। अब मैं इस बारे में बहुत तफसील से बात कर चुका हूँ, किसी का अपना फोन नंबर मत डाल देना, अपना डेट ऑफ बर्थ मत डाल देना, कोशिश करो कि तुम्हारी प्रोफेशनल आईडी हो। ओके, कुछ अच्छा सा नाम हो, सही सा नाम हो, देखने में अच्छा लगे, किसी को बताते हुए खुशी हो। ठीक है, ये ना लिखना कि मुलायका पापा की परी, ऐसा नहीं लिखना। मुलायका ऑफिशियल लिख के देखो, शायद वो मिल जाए तुम्हें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा तलहा, और मैं चूंकि सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे आज की डेट डाल दी। ये मैं कर रहा हूँ, आप लोग ने नहीं करना। ओके, अभी से बता रहा हूँ। और अपना नाम लिखना, मेरा नाम मत लिख देना तलहा। ओके, वो कह रहा है जी ये एड्रेस अवेलेबल है। नेक्स्ट, डिस्प्ले नेम, किस नाम से आपकी पोस्ट तहरीर है उसमें नजर आए। तो मैं इस पे अपना नाम लिख रहा हूँ, बराए मेहरबानी आपने अपना ही लिखना है, मेरा मत लिखना। ठीक है, डिस्प्ले नेम भी आ गया, फिनिश। प्रोसेसिंग हुआ, और इसके साथ ही डिजिटल दुनिया में हमारी अपनी वेबसाइट बनके तैयार हो गई। कितना टाइम लगा हिजाब, कितने, 5 मिनट भी नहीं लगे, मुश्किल से 3 मिनट के अंदर हमने अपनी वेबसाइट बना ली। अब मुझे बताओ, एक काम इतना आसान हो तो आप उसका फायदा ना उठाए, हमारी बेवकूफ़ी है या नहीं, राइट। और साथ ही साथ इस असाइनमेंट को मुश्किल समझना, ये बेवकूफ़ी है या नहीं, ये भी तो बेवकूफ़ी है। एक काम जो 2 से 3 मिनट में हो सकता है उसको सर पे सवार क्या करना। अच्छा, अब इसके अंदर नोटिस आए हुए हैं, आप इन नोटिस को आप समझ के क्लोज कर दीजिएगा। मेरे पास चूंकि वक्त कम है इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। आपके पास एआई मौजूद है, आप इसको कॉपी पेस्ट करें, जेमिनाई से पूछ लें, क्लॉड से पूछें, चैट जीपीटी से पूछें ये है क्या। अब सबसे पहले अपनी एक पोस्ट बनाते हैं। हमने क्लिक किया न्यू पोस्ट के ऊपर। अब उस पोस्ट के ऊपर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, टाइटल का। टाइटल लिख दो माई फर्स्ट पोस्ट। अब यहाँ पे आप लिखना शुरू करें जो आपका दिल चाह रहा है। अब मैं जो हूं, अच्छा, अब आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है, आप चीजों को डिक्टेट भी करा सकते हैं। जब यह असाइनमेंट आपके पास आएगा, मैंने आपकी इंग्लिश ग्रामर को चेक नहीं करना, मैंने आपकी क्रिएटिविटी को चेक करना है, आपने कितने क्रिएटिव रहे। तो आपको इसमें एआई को भी यूज करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी, आप जो चाहे यहाँ पे जैसा चाहे यहाँ पे लिखें। मैं यहाँ पे डिक्टेट करवा रहा हूँ, दिस इज अ डेमो ब्लॉग फॉर माई क्लास,
and I want to demonstrate to them how they can use a blog as their personal creative space, a space which belong to them, which they own, and all the content that they write there, it's their own. Nobody can object them. Nobody can object to it. Nobody can judge them. It's their own creative studio. आ गया और कुछ लिखना है? This demonstration is for my class B.Ed 4 years semester 1. This class is in Government College of Education, Faisalabad area, Karachi. We are teaching them applications of ICT. यार ये जो डिक्टेट कर रहा हूँ इसको ऑप्शन क्या मेरे पास सिर्फ है, आप लोग के पास नहीं है? आप लोग के पास डिक्टेशन का ऑप्शन नहीं है? आप सबके मोबाइल में भी डिक्टेशन का ऑप्शन मौजूद है। आप चाहें तो अपनी तहरीर को इस तरीके से डिक्टेट करा सकते हैं। अब मुझे बताओ, डिक्टेट कराना मुश्किल काम है? ठीक, अच्छा किसी ने कहा सर उर्दू में करना हो, कोई मसला नहीं है, उर्दू में कर लेते हैं। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। इस क्लास का हमारा मकसद ही यही है, आपको थोड़ा सा झंझोड़ना, थोड़ा सा जगाना कि बेटा के तमाम टूल्स तुम्हारे पास मौजूद हैं, इसको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करो और अपने बच्चों, अपने तलबा के अंदर भी इस ग्रोथ के लिए इन टूल्स को इस्तेमाल करो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपके मोबाइल के अंदर भी डिक्टेशन का ऑप्शन मौजूद है। और अगर नहीं समझ में आ रहा, एक काम करना, प्ले स्टोर से गूगल कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेना। प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करना गूगल का पता है, कीबोर्ड, दैट्स इट, ऑप्शन आएगा, उसको इंस्टॉल करना, उसके अंदर डिक्टेशन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। उर्दू में भी कर सकते हैं, उर्दू में बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आ गया? अब किसी ने कहा सर ये जो उर्दू लिखी है आपने, ये लेफ्ट टू राइट आ रही है। राइट, कोई मसला नहीं है, ऊपर आपके पास ऑप्शन मौजूद है ये वाला अलाइनमेंट का, इस पर क्लिक किया, आपने राइट अलाइन कर लिया। हाँ जी, अब सही है। किसी ने कहा सर किसी चीज को इसमें ना बोल्ड कर दे आप, तो मैंने बोल्ड कर दिया। ओके, बोल्ड के लिए मैं कहां पे जाऊंगा? किस पे? बी पे। बी नजर आ रहा है, बोल्ड हो गया। ठीक, अच्छा किसी ने कहा कि सर इसके अंदर आप ना जीसीई को जरा सा डिफरेंट कलर से लिख दें, कोई मुश्किल काम है? ये कलर का ऑप्शन नजर आ रहा है, टेक्स्ट कलर, कौन सा कलर? ग्रीन। रेड करना, चलो खतरे का कलर, ओके हो गया। किसी ने कहा कि सर डेमो ब्लॉक को जो है ना आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करें, बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है हमारे पास, ये देखो जी भाई, हो गया। देखो हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, हम जो चाहे इस पर लिख सकते हैं, जो चाहे इस पर डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, इमेजेस भी डाल सकते हैं। इसको पब्लिश कर लेते हैं, पहले एक पोस्ट हम पब्लिश करें जरा। पब्लिश हो गई। अब देखो यहाँ पे व्यू ब्लॉक का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक किया। आप लोग चाहें तो इस वेबसाइट को अपने पास खोल के देख सकते हैं, और मैं आप लोग को इसका लिंक आपके डिस्कॉर्ड पे मैं डाल रहा हूं, आप चाहें तो इसको खोल के देखें। अभी मुझे काइंडली आप लोग 1 मिनट दीजिएगा। अब तक जितना भी काम किया इसमें कौन सा काम मुश्किल लगा? मुश्किल कौन सा काम था इसमें? कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब ये असाइनमेंट इतना मुश्किल नहीं है। एक आसान से काम के जरिए से आप लोग के पास एक नया किस्म का टूल आ रहा है, जिसको सीख के आप लोग ऑनलाइन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकते हैं। मैंने आप लोग के डिस्कॉर्ड पे इसका लिंक डाला है, इसको देख लें आप लोग। ओके, खोल के देखें जल्दी से। क्या चीज? 1 मिनट रुक जाओ, मुझे ये बताओ, सबसे पहले बताओ लिंक किस किस के पास खुला है? खुल गया, ठीक है। अब ये भी तो सोच सकते हो कि आप लोग अपने वालिदैन को ये भी दिखाएं, अबू मेरी वेबसाइट, अम्मी मेरी वेबसाइट। क्या ख्याल है? उनको खुशी होगी, अफसोस होगा? बच्ची को किस लिए भेजा था, बच्ची क्या काम कर रही है, ऐसा होगा?
बेटा ये चीजों को ना अपने घर वालों को एजुकेट करो ताकि उनको समझ में भी आए कि हम कौन कौन सा काम कर रहे हैं, उनको फिर कॉलेज की इंपॉर्टेंस समझ में आए। ओके, अब यहाँ पे किसी का सवाल था, कौन पूछ रहा था मुझसे? मारूफ जी, सवाल एग्जैक्ट पूछें, जल्दी पूछें। टाइटल, आपकी जो पोस्ट है वो आपकी मर्जी, मैंने अभी क्या कहा कि आपकी अपनी पर्सनल स्पेस है, आपकी मर्जी जो चाहे लिखें। आप लोग शायरी करनी शायरी करें, आपने इसमें अपनी वीडियो डालनी है, जो आपकी मर्जी, जो आपको जहन में आए वो डालें, जो आपको पसंद आता हो, जैसा भी आ रहा है। आपने मेरे खिलाफ लिखना है वो भी लिखना, कोई मसला नहीं। आपकी अपनी पर्सनल स्पेस है, अपनी पर्सनल स्पेस को सही से इस्तेमाल करो अपनी क्रिएटिविटी के लिए। अच्छा, अब चलो वापस चलते हैं। अब हम एक चीज ट्राई करते हैं, हम इसके अंदर किसी इमेज को डालने की कोशिश करते हैं। देखो ऑनलाइन दुनिया में हमारे पास जब हम इमेजेस को डालते हैं तो देखो दो बातों को सीखना बड़ा जरूरी है। एक तो आज के दौर के अंदर कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज किसी की परमिशन के बगैर इस्तेमाल ना करें। लोग बड़ी मेहनत से तस्वीरें खींच के लाते हैं, ये नहीं अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर दें। करें तो उसमें एट्रीब्यूशन हो कि भाई ये फला की तस्वीर है, फला की जगह से हमने ली है, फला की वीडियो है। और या ऐसी जगह से इस्तेमाल करें जिसपे वो कह रहा हो कि भाई मेरी तरफ से परमिशन है, फ्री इस्तेमाल कर लो। ओके, उसे कहते हैं रॉयल्टी फ्री। आपने सिर्फ इतना सर्च करना है रॉयल्टी फ्री इमेजेस और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि इस वक्त मैंने इश्तहारात को ब्लॉक नहीं किया हुआ। इश्तहारात को ब्लॉक, याद है हमने साइबर सिक्योरिटी में बात की थी, एड ब्लॉक की बात की थी, मैंने इसमें नहीं किया हुआ क्योंकि आप में से हर कोई इस ऑप्शन को अभी तक बताने के बावजूद भी नहीं करता, इसलिए मैंने नहीं किया कि नहीं हुआ तो देख लो। होता क्या है कि जब आपके पास रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के अंदर इश्तहार भी आ रहा होता है। ये आपका काम है कि उस इश्तहार को अलग करो और एक्चुअल रिजल्ट को अलग समझो। ओके, दोनों चीजों को अलग अलग समझो। अखबार खोल के देखा, अखबार पे खबर आई भी, नीचे जो है आया हुआ कि जियो का ड्रामा फला फला, तो क्या तुम्हें इतनी तो होश होना चाहिए ना कि भाई ये जो जियो के ड्रामा का इश्तहार, ये इश्तहार है, खबर नहीं है। क्रिकेट मैच देख रहे हो, अचानक उसमें आ गया जी पेप्सी का इश्तहार, तो क्या वो मैच का हिस्सा है? इतना सेंस होना चाहिए कि मैच अलग चीज है और ये पेप्सी जो पी रहा है वो अलग चीज है। वेबसाइट को ऑनलाइन दुनिया में भी तुम्हें सेंस होना चाहिए, इश्तहार अलग चीज है, कंटेंट अलग चीज है। कि सबसे पहले ऊपर जो आ रहा है कि लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, इसको तो स्किप कर दो, आगे गए। अब ये तीन बड़ी मशहूर वेबसाइट्स हैं, पिक्साबे, पेक्सल्स और अनस्प्लैश। इन तमाम के ऊपर आपके पास बहुत सारे इमेजेस मौजूद हैं जिनको आप लोग फ्री में बगैर किसी एट्रीब्यूशन के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्साबे पे जाके मैंने सर्च किया लेट्स से पाकिस्तान। अब देखो ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड इमेजेस, इस पे क्लिक नहीं करना। सबसे पहले तो तुम्हें इश्तेहार ब्लॉक करने चाहिए, इश्तेहार तुम्हारे पास ब्लॉक होने चाहिए। लेकिन अगर इश्तेहार ब्लॉक नहीं है फॉर वट एवर रीजन, तो कम से कम इतना सेंस हो कि इश्तेहार अलग है और जो मेन कंटेंट अलग है, दोनों के दरमियान फर्क को समझ सको। अच्छा, इसी तरह से हम जो चलते हैं स्प्लैश पे, इस पे भी सर्च कर लेते हैं पाकिस्तान। जी भाई, कौन सा इमेज यूज करना है, इसको कर लेते हैं। इस पे क्लिक किया, डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है, डाउनलोड फ्री, वो पहले ही कह रहा है कि फ्री है। आपका इमेज डाउनलोड हो गया। अब हम एक नई पोस्ट बनाते हैं, न्यू पोस्ट। पोस्ट हमने बनाई, वेलकम टू पाकिस्तान, और आपने कहा आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट द good scenery of Pakistan. I want to tell the world that Pakistan is a beautiful place. Usually, Pakistan is associated with terrorism, but that's not true. Pakistan is a beautiful and scenic country. People here are very hospitable. आ गया, इमेज ऐड करना है, ये इमेज का ऑप्शन नजर आ रहा है। इंसर्ट इमेज पर क्लिक किया, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। आपने यहाँ पे ब्राउज किया, आपने अब जो आपने इमेज को डाउनलोड किया होगा उस डाउनलोड के फोल्डर में जाके आपने उस इमेज को सिलेक्ट किया, ओपन, इमेज अपलोड होगा और इसके साथ ही वो इमेज आपकी वेबसाइट पे आ गया। किसी ने कहा सर छोटा हो रहा है, बड़ा करना है, ये लो ड्रैग करके बड़ा कर लो, हो रहा है, आपकी मर्जी। यहां तक बात हो गई। अब फिर हमने इसको दोबारा कर दिया, हमने इसको पब्लिश। देखो ब्लॉगिंग के ऊपर ना बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। और आप इस बात से अंदाजा लगाओ
कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी जो जिनका कैरियर है, जिनकी जॉब ही यही है कि वो इन वेबसाइट्स को बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाओ, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, हमारे पास हम बहुत कुछ करना चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक इंट्रोडक्शन देके धक्का लगा देना है। आगे तुम खुद देखो, मैंने तुम्हें यह बता दिया कि इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, तो खुद देखो कि वीडियो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो हम किस तरह से डाल सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई करो। अच्छा, अब इसकी वेबसाइट पे हम दोबारा गए, व्यू ब्लॉग के ऊपर गए और ये वाला हमारे पास खुल गया, आगे पोस्ट हमारे पास। अब अगर आपसे कहूं कि वेलकम टू पाकिस्तान की पोस्ट का लिंक क्या है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया और ये आपके पास उसका पूरा लिंक आ गया। इसका एक और आसान तरीका है कि आपके पास शेयर का ऑप्शन नजर आ रहा है, इन शेयर पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास उसके लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, तुम उसके लिंक को कॉपी करके अपने पास कॉपी कर सकते हो। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, वो लिंक कॉपी करके तुमने दूसरों को दे दिया। होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, बाज दफा जैसे इस पोस्ट को एडिट कर रहे हैं, अब देखो उसका यूआरएल देखो, इसमें तुम्हें लिखा हुआ नजर आ रहा है एडिट, लिखा हुआ नजर आ रहा है एडिट, वो इस वाले यूआरएल को शेयर करते हैं। ये तुम्हारा प्राइवेट यूआरएल है, ये तुम दूसरे किसी और को दोगे तो वेबसाइट को नहीं खोल पाएगा। इसी तरीके से उन्होंने क्लिक किया प्रीव्यू के ऊपर, वो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और ये जो लिंक होता है इस लिंक को शेयर करते हैं। देखो इसमें भी लिखा हुआ है एडिट प्रीव्यू, तो ये लिंक सही नहीं है, ये प्राइवेट लिंक्स है जो तुम्हारे अपने काम के लिए है। वो लिंक जो तुम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो वो है जिसके शुरू में तुम्हारे तुम्हारे डोमेन का तुम्हारा नाम आ रहा हो। इसमें क्या नाम लिखा हुआ आ रहा है, जो मैंने अभी सेट किया था, जो मैंने अभी सेट किया था, तलहा 2026 0402, ठीक है, .blogspot.com। इससे जो यूआरएल शुरू हो रहा होगा वो वाला यूआरएल तुम्हारा सही है। और इसका आसान तरीका क्या है कि किसी भी यूआरएल को शेयर करने से पहले इनकॉग्निटो या प्राइवेट विंडो खोलो, इसमें नजर आ रहा है तुम्हें इनकॉग्निटो विंडो का ऑप्शन, इस इनकॉग्निटो विंडो के अंदर तुम उस वेबसाइट को खोल के देखो, चेक करो, और उसको चेक करने के बाद तुम देखो उसमें यूआरएल चल रहा नहीं चल रहा। अगर इनकॉग्निटो या प्राइवेट विंडो के अंदर वो यूआरएल चल रहा है तो वो दूसरे के पास भी चल जाएगा, और अगर नहीं चल रहा तो वो उसके पास भी नहीं चलेगा। अब जब मैं तुम लोग को असाइनमेंट में कहूंगा कि भाई मुझे लिंक्स भेजो, अब हुआ क्या है, जैसे मैंने आप लोग से कहा कि सर्टिफिकेट भेजने हैं, तो आप में से बाज लोगों ने सर्टिफिकेट किस तरह से भेजे हैं, लेट्स से कि उन्होंने सर्टिफिकेट के लिए इमेजेस मुझे भेज दिए, ओके, पीडीएफ को उन्होंने अटैच नहीं किया, किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, तो उनको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यही वाला प्रॉब्लम आपके ब्लॉग में भी होगा, वो मुझे गलत लिंक सेंड करेंगे, जब गलत लिंक सेंड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट उनकी नहीं खुलेगी, जब नहीं खुलेगी तो उनके मार्क्स नहीं बनेंगे, राइट। इस बात को ध्यान में रखना, इसको इनकॉग्निटो विंडो के अंदर तुम्हें काम करना है। अच्छा, ऑप्शंस हमारे पास और भी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जरा सा इसको देख ले। तो और देखो अब यहाँ पे स्टैट्स आ रहा है, स्टैट्स में जाकर देख सकते हैं किस किसने मेरी वेबसाइट को अभी तक देखा है। अब आप में से कुछ लोग इस वेबसाइट पे आए हैं तो देखे जी 57 लोगों ने अब तक इसको देख लिया है। तो इस तरह की चीजें आपको मिलती रहेंगी कि कितने लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं, लोग आपकी वेबसाइट पे कमेंट्स करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा, चाहे तो मेरी वेबसाइट पे कमेंट करके देख लें। अर्निंग्स का ऑप्शन भी मौजूद है, गूगल एड्स के जरिए से आप इसमें पैसे कमा सकते हैं। अलबत्ता ये मत समझिएगा कि आज से इतनी कमाई हो जाएगी कि आप लोग का बीएड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, ओके। पेजेस है, लेआउट है, मैं थीम पे चला जाता हूँ, थीम दिखा देता हूँ मैं आपको। थीम के अंदर आपके पास बहुत, जैसे ये थीम नजर आ रही है 16 से, इसमें अभी ये चल रहा है ना, आपके पास दूसरी थीम से, आपने कहा मुझे पिंक कलर पसंद है, किसी ने कहा सर मुझे ये एक्वा पसंद है, चलो एक्वा को यूज कर लेते हैं। एक्वा पे क्लिक किया, प्रीव्यू, कस्टमाइज, अप्लाई, मैंने अप्लाई पे क्लिक कर दिया, अप्लाई हो गया। अब मैं वापस अपनी वेबसाइट पे गया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, जी भाई थीम चेंज हो गई। इस तरह से आपके पास बहुत सारी थीम्स मौजूद है, आप किसी भी थीम को इसके अंदर यूज करके देख सकते हैं। एक आखिरी बात मैं बताऊंगा, यहाँ पे विजिट प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है, विजिट प्रोफाइल, आपने इस पे क्लिक किया, आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। यहाँ पे जाके एडिट प्रोफाइल करके अपने बारे में इंट्रोडक्शन, अपनी मोटी मोटी बातें, आप अपनी तस्वीर वगैरह यहाँ पे अपलोड कर दे, ताकि वो आपका वेब पेज कंप्लीट हो जाए। आज तक आप लोग को सिखाया गया होगा कि सीवी कैसे बनाते हैं, ऐसा ही है ना। आज आपने एक नई चीज सीख ली कि ऑनलाइन किस तरह से अपनी सीवी को आप बना सकते हैं। ये सीवी तो बन रही है, यहाँ पे आपका सारा काम है। कल आप किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी जगह जॉब के लिए इंटरव्यू जाते हैं, आप वो कहते हैं आपके पुराने लेसन प्लान का है, मेरी वेबसाइट में मौजूद है। हर बंदा अपने पास कुछ प्रिंट लेकर कुछ तो लेकर ही नहीं आएंगे, कुछ जो है अपने बड़ी फाइल लेकर जा रहे होंगे,
और आप जो होंगे फाइल के साथ साथ उनको ये भी कह रहे हो कि मेरी वेबसाइट पे सब मौजूद है। फर्क हुआ नहीं हुआ? क्या वही चीज आपको मुमताज बनाएगी नहीं बनाएगी? उस वेबसाइट पे जाके हमें आपके सारे काम नजर आ रहे हैं, आपकी जो है आपके जो है वहाँ पे आपकी जो इंटरेस्ट है, आपकी बुक्स पढ़ रहे हैं वो नजर आ रहा है, आपने कोई नॉवल पढ़ा है हमें वो भी नजर आ रहा है। तो हमें उसमें ये इंप्रेशन नहीं पड़ेगा कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है एक रिच जिंदगी गुजार रहा है। ये जो है ना सिर्फ ऐसा नहीं है पढ़ाकू, इसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ये रेस्टोरेंट्स में भी जा रहा है, ये मूवीज भी देख रहा है, इसकी बड़ी नॉलेज है और इसकी बड़ी इंफॉर्मेशन इसको मिल रही है, और ये ऐसी चीज है जो कि आपकी अपनी है, आपकी अपनी मर्जी है। ये बात समझ? तो देखो इस वेबसाइट की इस असाइनमेंट को इतना ये मत समझो, वन सेकेंड ये कह रहा हूँ, ये ना समझो कि सर तला का असाइनमेंट है वो तो करना ही है, पता नहीं सर तला से कब जान छूटेगी, रोजाना आ जाते हैं। ऐसा नहीं सोचो, चलो सोच लो, लेकिन असाइनमेंट के बारे में ऐसा नहीं सोचो। ये वो असाइनमेंट है जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगा। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि बच्चे जो होते हैं असाइनमेंट हम पीछे उनको लगा के काम तो करा देते हैं, डरा डरा के धमका धमका के, फेल कर दूंगा बोलते रहते हैं, बच्चे काम कर ही लेते सारा का सारा। लेकिन असल जो काम है हमारा कि इस चीज को कंटिन्यू करना, वो हर कोई नहीं कर पाता। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बट मतलब ये आज के दौर में आपको समझना जरूरी है कि बेटा ये जिम्मेदारी के साथ काम आपने करना है। हर चीज में पीछे सर नहीं खड़े होंगे कि काम करो काम करो काम करो, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। ओके, अब एक जमाना था कि आपकी अम्मी अब्बू आपसे कहते थे कि बेटा क्या कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हारी तवज्जो है, कहाँ देख रहे हो, क्या कर रहे हो, राइट, कहाँ किसके पास जा रहे हो, किससे मिलकर आ रहे हो। आपके वालिदैन आपकी एक एक चीज पे तवज्जो देते थे, देखते थे दोस्तियां किससे हैं। लेकिन क्या अब ऐसा जमाना है, क्या ऐसा वक्त है? अब आपका काम है, अब आप मोबाइल के अंदर गलत लोगों से दोस्ती कर लें, वालिदैन क्या कर देंगे? अब ये तो होने से रहा कि आपका मोबाइल बार बार चेक करते रहे। मोबाइल आपके हाथ में है, बजाय पढ़ने के आप जो है उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज में लगी हुई है, फजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या बात कर लेंगे वालिदैन आपका? आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपके अपने अंदर डिसिप्लिन हो। अगर अभी भी आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कोई हमारे ऊपर सर से आके डंडे के जोर पे हमसे काम कराएगा, तो आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। ना आप एक एज अ टीचर कामयाब हो पाएंगे, ना आप एज अ पेरेंट कामयाब हो पाएंगे। आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, बच्चों पे क्या कंट्रोल करेंगे? और ना ही आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ ग्रो कर सकेंगे। आपको जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े काबिल थे, लेकिन उनकी काबिलियत बस वो स्कूल तक ही महदूद थी। जहाँ स्कूल से बाहर निकले सारी की सारी काबिलियत उनकी खत्म हो गई, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं था। ये आपका काम है। जब एक चीज समझ में आ गई कि हाँ जी इसका फायदा है, कोई एक शख्स ऐसा है जो कहता है ये बेकार का काम है, कर लो हैंड रेस, बता दो, 5 नंबर मिलेंगे इस बात पे। चलो जो प्रूफ कर दे। ओके निमरा, क्यों है? क्यों का भी जवाब दे रहे हैं। ओके तो निमरा शायद खौफजदा हो गई, मेरे जाने के बाद पूछ लीजिए कौन से। तो ऐसा मेरे ख्याल में आप सब इस बात को एग्री करोगे, ये यूजफुल चीज है। अब तुम्हारा काम है कि तुम इसको कंटिन्यूसली मुस्तकिल इसको इस्तेमाल करो। हफ्ते में 1-2 पोस्ट करना कौन सा मुश्किल काम है? हफ्ते में 1-2 पोस्ट करना, 1-2 पोस्ट लिखना कौन सा मुश्किल काम है? कुछ भी लिख दो, आज ये हुआ, फला जगह गए, दावत में गए, तो लिखना ही तो है, कौन सा इतना मसला, राइट। और इसके साथ साथ तुम्हें वक्त के साथ साथ अपने अंदर खुद ब खुद एक बेहतरी आते हुए नजर आएगी। यहाँ पे लेक्चर खत्म हुआ, मेरे ख्याल में ब्रेक का टाइम हो गया। और उससे पहले असाइनमेंट के हवाले से जो सवालात हैं वो पूछना है पूछ लो, बाद में मुझसे अलग से कोई ना पूछे। ईमान, कल आपका एक सवाल था, क्या था यार? सुन लो, तुम लोग के फिर अलग से सवाल आते, फिर मुझसे अलग से पूछ लो। सुनो, ईमान जोर से बोलो। ओके, ईमान का सवाल ये देखो, स्क्रिप्ट का असल में स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट ना समझो। नबिया सवाल क्या है उसका? अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आदमी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और अभी बस चल लम्हे भी नहीं गुजरे, ये हाल है मेरा। बस क्लास में यही काम है, तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम वहां क्या सो रही हो, तुम वहां पे क्या देख रही हो, बस लेक्चर ना दो, बस यही करता रहो। ईमान का ये सवाल है कि आप जो है देखो स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट को यूं समझो कि वो गोया कि तुम्हारा लेसन प्लान है, तुम वहां पे लेसन प्लान लिख रहे हो। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि जो आपने लिखा है आपने वही पढ़ना है। आप वहां पे एक लेसन प्लान बना रहे हो कि मैंने इन टॉपिक्स को डिस्कस करना है, और गूगल डॉक्स पे बना के उसका लिंक मुझसे लिंक शेयर करना है। गूगल डॉक्स को शेयर नहीं करना। कल भी किसी ने मेरे ख्याल में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस बच्ची का, उससे मुझसे डॉक्यूमेंट को बकायदा शेयर किया हुआ था, लिंक करके शेयर करना है। लिंक बनाओगे और लिंक मुझे बकायदा प्रॉपर ईमेल के साथ भेजोगे, असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1, और नीचे पूरा लिख के अपना सिग्नेचर वगैरह के साथ वो मुझे लिंक भेजोगे, और वो लिंक मेरे पास खुल रहा होगा, तो फिर आपके नंबर मिलेंगे, वरना नहीं। अब देखो यहाँ पे भी आसान तरीका, लिंक को कॉपी किया,
प्राइवेट विंडो, इनकॉग्निटो विंडो पे उस लिंक को पहले चेक कर लिया, काम कर रहा है नहीं कर रहा? काम कर रहा है तो फिर तुमने मुझे शेयर किया, वरना नहीं शेयर किया, पहले अपनी उस गलती को तुमने दूर किया। ठीक है, ये हो गया। और किसी का सवाल? आयशा जोर से बोलो। ओके, अब आयशा का सवाल यह है कि मैंने असाइनमेंट 1 सेंड किया, असाइनमेंट 2 सेंड किया, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, तब मैं क्या करूं? देखो, इतने सारे जो असाइनमेंट्स आ रहे हैं इसमें तुम लोग के मार्क्स एडजस्ट हो जाएंगे। मार्क्स उन लोग के एडजस्ट नहीं हो पाएंगे जो गलती को रिपीट कर रहे हैं। अभी असाइनमेंट 2 के अंदर भी एक बच्ची ने वही सब्जेक्ट कोलन करके मुझे भेजा हुआ है, मैं उसको कैसे मार्क्स दूं? यहाँ पे उसकी पेनल्टी हो जाएगी, समझ में आई मेरी बात? क्योंकि जब असाइनमेंट 1 आ गया, उससे फीडबैक देखे बगैर दोबारा सब्जेक्ट कोलन करके भेज रही है, तो उसकी गलती है। बाज बच्चे इतने होशियार है कि वो जो अपनी सिग्नेचर है उस पर यूआरएल तो डाल नहीं पा रहे, तो उसको अंडरलाइन करके ब्लू कलर में भेज रहे हैं। ओके, ब्लू कलर करके अंडरलाइन भेज रहे हैं ताकि सर को लगे यूआरएल डाला हुआ है। ऐसा नहीं है, वो सब चेक हो रहा है। तो वो उनको फिर इसकी पेनल्टी होगी जो बार बार एक ही मिस्टेक करते रहेंगे। इस सेमेस्टर के अंदर मैं इतनी ईमेल करवाना चाह रहा हूँ कि आप लोग बहरहाल ईमेल करना सीख लें। देखो, मेरे और कुछ सवाल किसी का? एक बच्ची बाहर मुझसे मिली थी, तो पूछे बेटा, या दावतनामा लिखना था आपके लिए मैंने। जोर से पूछे, जोर से। मैडम कह रही है कि मैंने असाइनमेंट में सबमिट नहीं किया था। देखो, जिन लोगों के लेट सबमिशन है वो सबमिट करवा दें, वो सबमिट कर लें। ना किया तो फिर तो समझो कि फेल हुए। लास्ट सेमेस्टर बच्चे इसीलिए फेल हुए थे कि उन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था। हाँ, लेट सबमिशन में मार्क्स कटेंगे। देखो, वही वाली बात, जो बच्चे हमारे पास कल भी आए थे, गुज़िश्ता रोज भी आए, इतने दिन की छुट्टियों के बाद आए, और आप में से अक्सर बच्चे जमाइयां ले रहे थे क्लास में, तो वो घर पे सील ले रहे थे, लेकिन बहरहाल आप लोग आए। फिर आज बारिश के बावजूद भी वो कॉलेज में आए हैं, तो उनके मार्क्स देना बनता नहीं बनता? उनको रिवॉर्ड देना बनता है, ठीक है? और अच्छा, मैंने कभी पहले भी कहा हो ना कि फला मौके पे मार्क्स हैं और आपको, तो मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा। बिलफर्ज अगर स्कोर बोर्ड जब फाइनलाइज होता है, उसमें आपको नजर नहीं आता कि सर ने फला दिन का वादा किया था, फला दिन के मार्क्स नहीं है, यशरा। अच्छा, मैं बता देता हूँ कैसी लग रही हो, कैमरे में मत देखो। तो यार, क्लास में तुम लोग की तवज्जो क्या क्या है क्लास में यार? मतलब सब काम मेरी क्लास में ही होता है। कोई अपने आप को देख रहा है, कोई अपने नाखून देख रहा है, कोई बाहर देख रहा है, कोई नींद पूरी कर रहा है, कोई अपने दोस्त से बातें कर रहा है। मतलब मेरी क्लास इसी काम के लिए? क्या कमाल है यार। तो लेट सबमिशन के मार्क्स कटेंगे, ओके, क्योंकि वो उन लोग के बराबर नहीं हो सकता जिन लोगों ने वक्त पे काम किया था। दैट्स इट, इतनी सी बात है हमारी। ओके, आखिरी बात, देखो मेरे पास ये सेमेस्टर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग, पहले वैसे भी मेरे पास कोर्सेज बड़े चैलेंजिंग होते हैं। ये वो चीजें पढ़ानी पड़ती हैं जो मुझे शायद 1 से 2 साल में पढ़ानी चाहिए, लेकिन मुझे तमाम चीजों को कंडेंस करना पड़ता है एक सेमेस्टर के अंदर। इसकी वजह से मजबूर होकर मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ानी पड़ती हैं। हर साल हर सेमेस्टर बच्चे तंग होते हैं, नाराज होते हैं कि सर इतना सारा काम कराते हैं। मसला सारा ये है कि आपकी कोर्स की आउटलाइन इतनी लंबी है। कोई एक ऐसी चीज हो जो मेरे एक्स्ट्रा पढ़ाई हो, या आपको लगे यूजलेस पढ़ाई हो, तो मुझे बताओ। ओके, क्या यूजलेस पढ़ा रहे? पूछे। आपको मैंने उसमें फारिया बैठ, फारिया का सवाल है असाइनमेंट नंबर 1 स्पैम में चला गया था वगैरह वगैरह। भाई, अभी स्कोर बोर्ड आएगा, उसमें देख लेना, फिर मसला हो तो मुझे बता देना। ओके, फिर हम बात करें, केस टू केस बेसिस पे बात होगी। अलबत्ता असाइनमेंट सबमिट जरूर कराओ, छोड़ो मत। जो छोड़ रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ओके, लेट के मार्क्स कट जाएंगे, बेहतर है बनस्बत के जीरो की वजह से मोस्ट लाइकली यू विल फेल, मोस्ट लाइकली यू विल फेल। ओके, इस सेमेस्टर के अंदर में बहुत सारे काम कराने पड़ते हैं, जिसकी वजह से असाइनमेंट्स आपके पास ज्यादा होता है। अब बस एक बात है कि देखो, जो लेक्चर्स की वीडियोस तुम लोग के पास ऑलरेडी मौजूद है ना, उसको लाजमन सुन लो। देखो, मैं हर टॉपिक की डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी तुम्हारा काम है कि उन सब चीजों को पहले से सुनकर आओ, देख कर आओ, ताकि हम जल्दी से चीजों को कवर कर सके। अभी हमें कुछ और भी बातों को कवर करना है। हमेशा पहले ये होता आया था कि मैं, द टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को पढ़ाना। आप लोग इसी दौर में, इसी माहौल के अंदर यहाँ पर आए, लेकिन अब जो है आप लोग उस स्टेज पर आ गए हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर से ट्रांसफर होकर अधीना आप लोग के ऊपर आ चुकी है। आप लोग के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। अब आप लोग का काम है कि आप लोग खुद अपनी इस पढ़ाई को इंश्योर करें। लेक्चर्स मौजूद हैं, नोट्स भी मौजूद है, मैं वेबसाइट के बारे में मंडे को बात करूंगा। ओके, सब चीजें आपके पास मौजूद है। अब पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड करना है। मेरा काम आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों का जवाब देना है। अगर आप लोग ये वेट कर रहे हैं कि सर ने तो फला टॉपिक क्लास में पढ़ाया नहीं, तो पेपर में कैसे सवाल आ गया, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर वो चीज मेरे कोर्स में मौजूद है, उसका सवाल लाजमन आ सकता है। ये आपका काम है इंश्योर करना कि उसको टॉपिक्स को कवर करें।
मैंने तमाम रिसोर्सेज आप लोग को प्रोवाइड की हुई है, लेक्चर्स भी दिए हुए हैं और साथ ही साथ मेरे नोट्स भी वेबसाइट पे मौजूद है। ठीक है, दैट्स इट।